गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे और चैप्टर सेकंड में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। सूक्ष्म जीवों के प्रकार पढ़े, सूक्ष्म जीवों का परिचय हमने पढ़ा और जो हमारा अब जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ, यानी उनसे होने वाले फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हैं। सूक्ष्म जीव होने में अनेक प्रकार से लाभ होते हैं हमें इनसे। जैसे कि हमने बात की थी, सूक्ष्म जीवों के द्वारा दवाइयाँ बनाई जाती हैं, टीके बनाए जाते हैं। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पे भी अगर हम बात करें, वाणिज्य स्तर पे भी इनका उपयोग किया जाता है। ब्रेड वगैरह बनाने के अंदर, दही को जमाने के अंदर, दूध जो होता है उसे हम दही में बदलते हैं, इसके अंदर भी जीवाणु काम में लिए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इस तरह से कई हमने सूक्ष्म जीवों के लाभ पढ़े। आज हम बात करते हैं मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति में वृद्धि करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो इस तरह के जो जीव होते हैं इन्हें कहते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं इन्हें, जो कि नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करते हैं। और नाइट्रोजन जो गैस है उसे ठोस के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन जो स्थिरीकारक का काम है साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवालों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। कैसे? सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जैविक अपशिष्ट को खाद में बदल देते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है और मिट्टी के अंदर खाद जो है या जो पोषक तत्व हैं वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि जो कचरा होता है, फलों के, सब्जियों के छिलके हैं, या गांव में गाय भैंसों का जो गोबर है उसे एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो जो ढेरी है वो खाद में बदल जाती है, जिसे खेतों में डाल दिया जाता है। तो ये अपने आप नहीं होता, जो हमारे पर्यावरण में जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसे खाद में बदल देते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है। अगर ये खाद में नहीं बदलें तो इनमें गंदी बदबू आने लग जाती है, जिससे चारों तरफ का वातावरण दूषित होता है, वायु दूषित होती है, पर्यावरण है वो दूषित होता है। इस तरह से सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध भी रखते हैं। यहाँ पे आपको एक गतिविधि दे रखी है, क्रियाकलाप 2.5, जिसमें क्या कर रखा है कि हम क्या करेंगे, 2 गमले लेंगे, गमले उस पर ए और बी चिन्हित करेंगे। गमला जो ए है उसमें ऐसा कचरा भरेंगे जो कि अपघटनीय हो, यानी फलों के, सब्जियों के छिलके, अन्य कोई जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं ये। और गमला जो बी है उसमें हम क्या करेंगे, पॉलीथीन, कांच के कुछ टुकड़े या प्लास्टिक के खिलौने, इस तरह से सामान रख देंगे। उनको वैसा ही पड़ा रहने देंगे और 4 से 5 सप्ताह के बाद जब हम उनको देखते हैं तो जो गमला ए है उसमें जो अपशिष्ट थे वो खाद में परिवर्तित हो चुके थे, यानी खाद बन चुकी थी। और जो गमला बी था उसमें जो सामान था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। तो जो गमला ए है उसमें खाद जो बनी वो किस कारण बनी, हमारे वायुमंडल में जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, इन जैविक जो अपशिष्ट होते हैं इनका अपघटन कर उनको खाद में बदल देते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरह से पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं, पर्यावरण को क्या करते हैं, साफ रखते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अनेकों लाभ हैं, जिसमें से हमने कई सारे लाभों की बात की है। अब हम बात करते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीवों के लाभ हमने पढ़ लिए, अब हम सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जीव जंतुओं में, मनुष्य में, हम बात करें पेड़ पौधों में, इन सब में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो हानि की अगर हम बात करें सूक्ष्म जीवों से होने वाली, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कई सारे सूक्ष्म जीवों की हम बात नहीं कर रहे, कुछ सूक्ष्म जीव जो ऐसे होते हैं जो जीवों में, पादपों में, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। और इस तरह के सूक्ष्म जीव जो पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में या मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। रोगाणु, रोग को उत्पन्न करने वाले अणु यानी सूक्ष्म जीव, और इसे ही क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं, रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म। अब हम बात करें, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं, हम हानि की बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाली, तो ये क्या करते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधों और मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हम देखते हैं जो कि कपड़े हैं, या हम खाने की बात करते हैं, चमड़े की वस्तुएं, इन्हें भी ख़राब कर देते हैं, तो ये भी हानियाँ ही हैं। हम सबसे पहले इसमें लेते हैं मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो
एक जगह से दूसरी जगह हवा द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं। यहाँ पे हम रोगों की बात कर रहे हैं, तो रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचरणीय रोग और एक होता है असंचरणीय रोग। संचरणीय रोग ऐसा रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी माध्यम के द्वारा पहुंचता है, छूने से, उसके साथ खाना खाने से, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। तो इस तरह से ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, पहुंचते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। और इसके विपरीत ऐसे रोग जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, उन्हें असंचरणीय रोग कहते हैं। तो संचरणीय रोगों की अगर हम बात करें, खांसी जुकाम जो है वो सामान्य हम देखते हैं। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी खांसी जुकाम हो जाता है, क्योंकि ये संचरणीय रोग है। चिकन पॉक्स है, हेजे की अगर हम बात करें, टीबी की बात करते हैं, तो ये सारे संचरणीय रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होते हैं। असंचरणीय रोगों की अगर हम बात करें तो अगर किसी को डायबिटीज़ है या अगर किसी को शुगर है, तो ये डायबिटीज़ जिसको है, अगर उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति खाना खा रहा है या उसका जो पानी पिया हुआ काम में ले रहा है, तो किसी भी माध्यम के द्वारा जो डायबिटीज़ है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होगा। तो डायबिटीज़ क्या हो गया? डायबिटीज़ असंचरणीय रोग है। अगर हम बात करें जो संचरणीय रोग हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, हम खुद को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो संचरणीय रोग की अगर हम बात करें तो जो कोई भी व्यक्ति जो जुकाम वगैरह से पीड़ित है, जब वो छींकता है तो उसे अपने मुंह के ऊपर रुमाल रखना चाहिए, यानी खांसते छींकते समय हमेशा रुमाल का उपयोग करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि खांसते और छींकते समय जो पानी की छोटी छोटी बूंदें बाहर आती हैं वो उस रुमाल पर लग जाएं और हवा में ना फैलें, जिससे दूसरों के संक्रमण का खतरा कम रहता है। इसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति होता है उससे उचित दूरी बना के रखें और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक शब्द और आ रहा है, रोगवाहक, यानी रोग के जो कारक हैं उन कारकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचाने वाला, उसे कहते हैं रोगवाहक। अगर हम बात करें मलेरिया रोग की, तो जो मलेरिया रोग है, अगर हम सामान्य किसी से पूछें कि मलेरिया किससे होता है, तो मोस्टली लोग यही जवाब देंगे कि मलेरिया होता है मच्छर के कांटे से, मच्छर से होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मलेरिया तो वाहक है, जो मच्छर है वो तो वाहक है। मलेरिया होने का वास्तविक जो कारक होता है, कारण जो होता है, वो प्रोटोजोआ का एक जीव होता है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाने का जो काम है वो करता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब किसी मलेरिया की रोगी को काटती है तो उसकी लार में प्लाज्मोडियम के बैक्टीरिया आ जाते हैं, और जब यही मच्छर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो उसकी लार के अंदर जो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया थे वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। यानी रोगवाहक का मतलब है रोग कारक जो हैं उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने वाला। तो ये कौन होते हैं? ये मक्खी, मच्छर, कीट, ये होते हैं जो कि क्या करते हैं, रोगों का वहन करते हैं और दूसरे व्यक्ति में पहुँचाते हैं। तो इस तरह के जो कीट वगैरह होते हैं जो कि रोग कारक को एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में पहुँचाते हैं, उन्हें रोगवाहक कहते हैं। अगर हम बात करें मलेरिया की, जो हम बात कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसे बीमार पड़ने की संभावना रहती है। ध्यान रखना, अगर हम बिना ढके खाने को खाते हैं और उस खाने को अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसे जो फूड पॉइजनिंग हम जिसे कहते हैं उसके होने की संभावना अधिक रहती है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खी मच्छर नहीं बैठे। बिना ढके भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। मादा एनाफ्लीज इसका एक एग्जाम्पल भी है जो कि मैंने अभी भी आपको बताया है। ये जो मच्छर है ये प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का परजीवी है, यानी मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम जो है इसे अपने साथ वहन करता है और दूसरे व्यक्तियों में पहुंचाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम डेंगू की बात करें तो जो मादा एडीज मच्छर है ये डेंगू का जो वायरस है उसका वाहक है। यानी डेंगू जो रोग होता है वो डेंगू वायरस के कारण होता है, न कि मच्छर के कारण। इस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? ये करता है एडीज मच्छर। अगर एडीज मच्छर बिल्कुल मलेरिया की तरह अगर किसी को डेंगू है उसे काट ले तो उसके लार में जो डेंगू के जो वायरस है वो आ जाते हैं, और जब यही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसमें ये वायरस चले जाते हैं।
इस तरह से मादा अगर हम एनाफ्लीज की बात करें या मादा एडीज मच्छर की बात करते हैं तो ये मलेरिया और डेंगू के जो रोगजनक हैं उनकी वाहक हैं। इस तरह से जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। कई सूक्ष्म जीव खाने को है या हम चमड़े की चीज़ों की बात करते हैं, इन सब को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ख़राब करते हैं। अगर हम मच्छरों की बात करते हैं तो जो मच्छर होते हैं वो जल के अंदर उत्पन्न होते हैं और अंडे देते हैं और इन अंडों से फिर नए मच्छर बनते हैं। इसीलिए हमेशा मच्छरों को नहीं पनपने दें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, नालियाँ समय समय पे साफ़ करनी चाहिए। और अगर कहीं पे घर गली मोहल्ले में पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है तो उसमें केरोसिन डाल दें, जिससे कि इनके जो लार्वा या जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाएं। कूलर वगैरह हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा होके नहीं रहने दें। बारिश के समय में छत के ऊपर कई सारे सामान पड़े रहते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें मच्छर पनपते लग जाते हैं। तो इस तरह से पानी को कभी भी इकट्ठा नहीं होने दें। आपका आज का जो होमवर्क है वो मैं PDF फाइल में भेज दूँगी और आपको उसमें देखकर होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है। थैंक यू।